नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द फाइंडर न्यूज। जिले की आवाज कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो जिला है वो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जिला ललितपुर। और आज के हमारे विशिष्ट मेहमान हैं स्वयं जिला अधिकारी ललितपुर श्री अक्षय त्रिपाठी जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी पृष्ठभूमि और इनिशियल्स जो आपके पोस्टिंग्स रहे हैं जहाँ जहाँ। मेरा जन्म बुंदेलखंड के जनपद जालौन के उरई शहर में हुआ और बहुत छोटी उम्र में, क्योंकि पापा की जॉब अरुणाचल प्रदेश में थी तो हम लोग उधर चले गए और फिर मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहीं से हुई। एंड आफ्टर दैट आई स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल इन ग्वालियर सिंधिया स्कूल, देन लखनऊ, एंड देन फाइनली आई डिड माई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम HBTI कानपुर। तो उसके बाद इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 और फिर मैंने इंडियन रेलवेज ज्वाइन किया और वहाँ से सेकंड अटैम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 4th मेरी सिविल सर्विसेज में थी और फिर फाइनली यूपी कैडर 2014 के बैच में मैंने ज्वाइन किया। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि आप रेलवे सर्विसेज में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में और रेलवे में पहले से कार्यरत थे, तो आपका क्या रोमांच था जिससे आपने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को दोबारा दूसरे अटेम्प्ट में चुना? देखिए, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिस नेचर का काम करने का हमको मौका देती है और मेरी पिछली 10 साल की सर्विसेज में वो मैंने ट्रू भी फील किया है कि जो जॉब डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, और एट द एंड ऑफ द डे जब दिन भर काम करते हैं तो सेटिस्फैक्शन होता है जो काम हम करते हैं, और उसके बाद अगले दिन के काम करने के लिए काम बचे होते हैं। ये बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जिस तरह की डाइवर्सिटी इसमें मिलती है कि कभी हम अर्बन सेक्टर में काम करते हैं, कभी टाउन प्लानिंग में काम करते हैं, कभी रूरल डेवलपमेंट में, कभी अर्बन डेवलपमेंट में, कभी पब्लिक इंटरेक्शन इसमें जिस तरह का होता है, और स्पेशली जिस तरह का हमारे देश का डेवलपमेंट मॉडल है उसमें इस सर्विस का बहुत बड़ा रोल है प्ले करने के लिए। एक आपका महत्वपूर्ण जो पड़ाव था इनिशियल करियर में वो था विशेष सचिव आप रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और IT में उत्तर प्रदेश सरकार में। उसके रोल के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। जी, मैं अपनी करंट पोस्टिंग से जस्ट पहले IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में मैंने 1 साल काम किया एंड इट वाज अ वेरी इनरिचिंग एक्सपीरियंस। स्पेशली जो इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन होता है IT इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। तो उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, तो वो पॉलिसी IT पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी मुझे इन्वेस्टर समिट के कंटेक्स्ट में ड्राफ्ट करने का मौका मिला। तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। उसके अलावा IT इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टेन्योर में एक जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया मैंने यूपी के 18,000 स्कूलों में एक साथ स्मार्ट क्लास इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट, वो मुझे एग्जीक्यूट करने का मौका मिला। तो वो काफ़ी फुलफिलिंग रहा एंड स्पेशली स्टार्टअप सेक्टर के साथ काम करने के लिए और उनकी जो सिनर्जीज़ हैं उनको लेवरेज करने का जो इसमें मौका मिला मुझे इस असाइनमेंट में, दैट वाज ट्रूली एनरिचिंग। सर, हमारे देश का एक टारगेट है प्रधानमंत्री जी का कि देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना है। स्टार्टअप्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका इस क्षेत्र में नजर आती है, आप क्या मानते हैं इसमें? अगर आप देखेंगे कि इकॉनमी में इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टार्टअप हमारा इकोसिस्टम है और जो बूम कर रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो जब मेरा टेन्योर था उसी पीरियड में जो यूपी से स्टार्टअप इंडिया में हमारे नंबर ऑफ स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं वो 10,000 क्रॉस किए थे। तो दैट वाज अ बिग थिंग कि काफ़ी नंबर्स आ रहे हैं, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं जो कि लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। सर, एक महत्वपूर्ण पॉलिसी पिछले दिनों आपके कार्यकाल के दौरान आपने जिक्र भी किया कि टेलीकम्युनिकेशन में आपने एक रोल प्ले किया है, जिसके अंदर 5G पॉलिसी विशेष रूप से, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जैसे लास्ट ईयर 5G टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेशन का यूज़ के लिए इंडिया में लॉन्च हुए थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट्स किए थे कि उसके रोल आउट को ईजी किया जा सके। तो उसका जो अडॉप्शन यूपी में था कुछ चेंजेस के साथ, जिसमें हमने रेट्स रैशनलाइज़ किए थे, जो स्ट्रक्चर्स के रेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यूज़ करने उसको रैशनलाइज़ किया था, कम किया था, यूनिफॉर्म किया था, और किस तरह से 5G के रोल आउट के लिए जो हमें रूल्स बनाने थे और जो प्रोसीजर्स देने थे वो उस पॉलिसी के माध्यम से प्रोमलगेट किया गया। और आज के टाइम में अब जो 5G का प्रोलिफरेशन यूपी में हो रहा है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बहुत सहायता मिल रही है उस टेलीकॉम पॉलिसी से। एक आपका अचीवमेंट है पेपरलेस इंडियम ऑफिस को एग्जीक्यूट करने का कन्नौज में, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। ई ऑफिस अभी तक मैंने जहाँ पे काम किया है, अब करंट जहाँ काम कर रहा हूँ, ये मेरा चौथा ऐसा ऑफिस है जहाँ पे मैंने ई ऑफिस शुरू किया। और
जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं इससे पहले काम करता था, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, दैट वाज द नोडल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग ई ऑफिसेस इन ऑल द डायरेक्टरेट्स एंड फील्ड ऑफिसेस। तो हमने कन्नौज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टाई अप करके, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमें इसको लाना था, तो फर्स्ट वो था। एंड देन फिर एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब मैंने ललितपुर ज्वाइन किया तो विद इन 15 डेज हमने यहाँ पर भी ई ऑफिस शुरू किया। कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। जी सर, इसके बाद बात करना चाहूँगा, हाल ही में देश में लोकसभा चुनाव 2024 में संपन्न हुए हैं और ललितपुर में 100% वोटिंग टर्नआउट रहा है, तो ये कैसे किया आपने? हमेशा जो इलेक्शन का हमारा पीरियड होता है, एक बहुत बड़ा जो हमारे लिए टारगेट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को निकाल के लाना कि वो अपनी फ्रेंचाइज यूज़ करके अपने वोट का अधिकार यूज़ करें। और जो एक हमने उसमें टारगेट रखा था, हमने कुछ गाँव ऐसे चुने जिस पे हमने करीब 2 महीने तक वर्क किया और एक ये मैसेज देने की कोशिश की कि 2 बूथ हमारे जो 100% जिन्होंने वोटिंग की, तो ये पॉसिबल है कि अगर हम एक रिग्रेस मैकेनिज्म फॉलो करें तो ऐसे सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पे हम 100% वोटिंग लेके आ सकें। तो आगे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से, और जो मुझे भी आगे काम करने का मौका मिलेगा, कि नंबर ऑफ बूथ्स जहाँ पे 100% वोटिंग हो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आएँ। एज डीएम आपका ये पहला अनुभव था चुनाव का भी, तो और भारत में चुनाव को एक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। आपने बहुत करीब से इसको होते हुए अपने इस कार्यकाल के दौरान देखा होगा। कोई अगर स्पेशल चीज़ें अगर आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें तो उसके बारे में। जो कि इस बार इलेक्शन कमीशन का हमारा स्लोगन भी था, चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो उसी थीम पे लेके हम लोगों ने सारी तैयारी करके चले थे। तो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर था कि जो वोटर्स हमारे आ रहे हैं उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएँ कि वो इसको पर्व की तरह कर सकें, और सिमिलरली जो हमारे कार्मिक इसमें लगे हुए हैं उनको भी ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएँ कि वो भी इस पूरी प्रोसेस पे गर्व महसूस कर सकें। इसी पूरे पीरियड में हमने जो 2 हमारे बूथ थे जहाँ पे 100% वोटिंग हुई, एक था जिसमें 4 वोट से 100% वोटिंग बची थी, तो एक ये रिज़ल्ट निकला। इसके अलावा हमने पूरी विधानसभा में 20 ऑल वीमेन मैनेज्ड बूथ बनाए थे, जिसमें सारे जो कार्मिक थे वो वीमेन एम्प्लॉयज़ थे। और उसके अतिरिक्त जो लोगों को जोड़ने के लिए हमने इसमें व्हाट्सएप फ़ोटो कंपटीशन रखा था, जिसमें लोगों ने फ़ोटो करने के वोट करने के बाद अपनी फ़ोटो शेयर की। उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज थे, तो एक ऐसा माहौल क्रिएट किया था कि लोग अपना अधिकार यूज़ करने के लिए तो बाहर आए, लेकिन एक पूरा ऐसा माहौल बने जिसमें वो लोग इसको एंजॉय भी करें, एक पर्व की तरह करें, और जो ऑफ कोर्स और जो हमारी मशीनरी लगी थी उसको पूरी प्रोसेस कराने के बाद अच्छा गर्व महसूस हो। सर, अब बात करेंगे ललितपुर में आपके कार्यकाल की, और जब हम ललितपुर में आपके कार्यकाल के बारे में नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि एक फार्मा पार्क आने वाला है ललितपुर में बहुत जल्दी। तो क्या स्टेटस है इस प्रोजेक्ट का ललितपुर में? ललितपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी का काफ़ी पिछड़ा जनपद है, और एक प्रॉस्पेरस इकॉनमी तभी आ सकती है जो हम लोगों को फार्म एम्प्लॉयमेंट से निकाल के नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में लेके आए। करेंटली यहाँ पर 1472 एकड़ लैंड लास्ट ईयर ट्रांसफ़र हो गई है हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को फार्मा पार्क सेटअप करने के लिए, और उसमें 2 फेज़ में काम शुरू होने की प्रोसेस शुरू हो गई है। फर्स्ट फेज़ के लिए टेंडर्स फ्लोट होने वाले हैं और सेकंड फेज़ के लिए ईओआई यूपीसीडा कॉल कर चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी यहाँ पे ग्राउंड पे डेवलपमेंट देखने को मिले, जिससे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, एक ऐसा इकोसिस्टम बने कि जहाँ पे फिर फर्दर जो एंसिलरी यूनिट्स हैं वो भी आएँ और यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिले। जी सर, इस फार्मा पार्क के साथ साथ एक हवाई अड्डा भी प्रस्तावित है ललितपुर के लिए, अगर उसके बारे में भी आप अपडेट दे दें हमारे दर्शकों को। वो भी हमारा, उसमें जो लैंड हमें एक्वायर करनी थी उसके लिए, तो उसमें जितनी भी प्राइवेट लैंड एक्वायर करनी थी उसमें मात्र 2 हेक्टेयर हमारी लैंड बची थी, और देन फिर हम उसके एक्वेशन में गए थे। फाइनल जो नोटिस उसमें इशू होते हैं सेक्शन 21 के, वो इशू हो चुके हैं, तो जल्दी 1 महीने के अंदर हम लोग उसकी लैंड की पूरा एक्वेशन क्लोज कर लेंगे, एंड देन गवर्नमेंट विल प्लान फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है भारत सरकार का। ललितपुर में सेक्स रेशियो की क्या स्थिति है, और अगर इसको बेहतर किया जाना है तो क्या रणनीति है आपकी? ललितपुर का जो हमारा सेक्स रेशियो है वो 906 का है, और अगर हम इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें जो हमारा रेशियो था वो 916 का था, जो कि उससे बेटर था। उसके अतिरिक्त जो एक यहाँ पर इशू है जिसको हम लोग टैकल भी कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ के इंटीरियर विलेजेस में चाइल्ड मैरिज का इशू है, तो हमने उसमें इंटर डिपार्टमेंटल टीम्स बना रखी हैं, लोगों को अवेयर किया हुआ है, और
हर स्पेशली जब शादी की इंपॉर्टेंट ऑस्पिशियस डेट्स होती हैं तब हम लोग उस पर नज़र रखते हैं कि कहीं पर चाइल्ड मैरिज ना होने पाए। आपने जब ललितपुर में एज डीएम ज्वाइन किया था सर, तो आपके इनिशियल जो मैंने रिसर्च के दौरान ट्वीट्स देखे थे, स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण आपने एजेंडा में लिया था आपने। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या आपने उपलब्धियां हासिल की हैं पिछले 1 साल के दौरान? जी, अगर सोशल हम एम्यूनिटी के हिसाब से देखें और सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो हेल्थ फैसिलिटीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा लोगों का है। तो उस कंटेक्स्ट में जो आयुष्मान स्कीम है हमारी, वो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हुई है और उसके कार्ड्स को वितरित करने का हमने एक विस्तृत अभियान चलाया था। उसके अतिरिक्त एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में ललितपुर में मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है और इस ईयर उसमें फर्स्ट ईयर का बैच शुरू होगा। तो ये एक अच्छा यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी अच्छा होगा और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा। एक नया मेडिकल कॉलेज यहाँ शुरू हो रहा है। सर, ललितपुर जो है वो खनिजों से संपन्न एक जिला है उत्तर प्रदेश का, और जहाँ पर खनिज मतलब अच्छी मात्रा में होते हैं, वहाँ पर इलीगल माइनिंग एक समस्या के रूप में उभरती है। ललितपुर में ऐसी कोई चुनौती अगर है तो उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। में जो माइनिंग का मेजर सेक्टर है वो इससे पहले ग्रेनाइट और सैंडस्टोन का रहा है। तो ये ऐसे मिनरल्स हैं कि इसमें इलीगल माइनिंग के उतने इश्यूज नहीं आते। और इसके अतिरिक्त एक बड़ी अच्छी खबर है कि हम लोगों ने रिसेंटली रॉक फॉस्फेट की 4 माइंस और आयरन एंड गोल्ड की भी 1 माइन अलॉट हुई है, जो कि अभी एक्सप्लोरेशन फेज़ में। तो आगे आने वाले 3 से 4 साल में इसका एक्सप्लोरेशन पूरे होने के बाद देन फिर इसके प्रोसेसिंग प्लांट्स भी यहाँ पर लगने की उम्मीद है, जो कि यहाँ के जनपद वासियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। सर, स्वच्छता एक हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है कि स्वच्छ भारत और सुंदर भारत के तरफ हम लोग जाएं, जब हम 2047 में शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे अपनी आज़ादी का। तो स्वच्छता के हिसाब से अगर देखें जनपद की स्थिति, तो क्या पैरामीटर्स हैं यहाँ पर अभी? जी, अगर हम 2 चीज़ों में उसको बांटें कि सबसे पहले जबकि अगर हम स्वच्छ भारत मिशन का नाम सुनते हैं, जो अभियान चला था वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चला था कि सबके पास इंडिविजुअल टॉयलेट्स होने चाहिए और टॉयलेट्स यूज़ करने वाले लोगों का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। तो उसमें अब काफ़ी अच्छी स्थिति है। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो लोगों के टॉयलेट बने हुए हैं और एक बार जब वो बिहेवियरल चेंज हो जाता है, लोग टॉयलेट यूज़ करना शुरू कर देते हैं, वो डिमांड क्रिएट हो जाती है, तो अपने आप वो चीज़ चलती है। जो सेकंड आयाम है उसका, वो वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है और वेस्ट मैनेजमेंट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी होती है वो सब कलेक्शन के पॉइंट पे होती है। अगर हम कलेक्शन घरों से करें और सेग्रीगेशन के साथ करें तो फिर पूरी चेन हमारी आसान हो जाती है। तो ललितपुर में स्पेशली जो हमारा अर्बन ललितपुर नगर पालिका है, उसके वार्ड्स में हम लोग घर से और विद सेग्रीगेशन वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं और उसके आगे की चेन पूरी आसान कर रहे हैं। कृषि के बारे में बात करें, क्योंकि कृषि प्रधान देश हमारा है भारत। एक अन्ना पशु की समस्या इन दिनों प्रदेश में आए दिन खबरों में आती रहती है। तो ललितपुर में कैसी स्थिति है अन्ना पशुओं के मामले में? इनफैक्ट जो ये वर्ड है अन्ना का, ये बुंदेलखंड रीजन से ही ओरिजिनेट हुआ था कि प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यहाँ पर थी और 2 मेजर इशूज इससे क्रिएट होते थे, लोगों की फसल को नुकसान होने का इशू और रोड पे एक्सीडेंट होने का इशू। तो वर्तमान में सरकार की जो गौशाला की योजना है और साथ साथ उसका एक सेकंड पोर्शन है सहभागिता की योजना, जिसमें हम लोगों को भी पशु देते हैं और उसके बदले उनको धनराशि से सपोर्ट किया जाता है। तो ललितपुर में लगभग 40,000 पशु हमने अलग अलग गौशालाओं में और सहभागिता के माध्यम से लोगों को दे रखे हैं। उसकी वजह से अगर आप मेरे एक्सपीरियंस देखें कि पिछले 1 साल में मेरे पास मात्र 1 कंप्लेंट ऐसी आई है जहाँ पर पशुओं के द्वारा फसल को नुकसान करने की बात हुई है। जब हम पशुओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाल ही में बहराइच में हमें भेड़ियों के आतंक की खबरें प्राप्त हुई थी, और यहाँ भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ललितपुर में आसपास। तो क्योंकि हाल ही में ये घटनाक्रम रहा है, ललितपुर में क्या तैयारियां हैं अगर ऐसी कोई घटनाएं? अगर वैसे यहाँ का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें कि मैन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट से, तो यहाँ पर स्लॉथ बियर पाए जाते हैं और उसकी वजह से 2-3 बार इंसिडेंट्स भी हुए हैं। वर्तमान में उनको देखने के लिए हमने और उनकी आबादी पता करने के लिए यहाँ पे ट्रैप कैमरास इंस्टॉल किए थे, तो उसमें हमें बियर दिखे और साथ साथ एक टाइगर भी दिखा है। तो पिछले 3 महीने से हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं। आगे कुछ समय में अगर वो टाइगर इसी क्षेत्र में रहता है तो उसको आगे प्रपोजल यही है कि यहाँ पे बियर एंड टाइगर रिजर्व बनाने का प्रपोजल यहाँ से बनेगा। एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूँगा, और वो ये कि अब आपको सर्विस में लगभग 10 वर्षों से ज़्यादा का समय हो गया है। तो इन 10 वर्षों से ज़्यादा के समय में कुछ यादगार चीज़ें, कुछ यादगार पहलें आपने इनिशिएट की होंगी, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, पिछली पोस्टिंग्स की भी और वर्तमान में ललितपुर जनपद के
कंटेक्स्ट में? मैंने मेंशन किया था कि मेरी जो इस सर्विस में आने का सबसे मेजर कारण था वो यहाँ नेचर ऑफ वर्क था और जो डाइवर्सिटी थी उसकी और जिस स्केल पे हम लोग काम करते हैं, और पूरे 10 साल के करियर में एक बहुत सारे सेक्टर्स में काम करने का मौका मिला। अगर मैं अपना सीडीओ के कार्यकाल की बात करूं तो उसमें हमने जो हमारे प्राइमरी कानपुर में सीडीओ था मैं, और वहाँ पे कंटिन्यूस जो इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट स्कूल्स में होता है उस पर हमने वर्क किया था, एंड देन फिर उस मॉडल को स्टेट को प्रेजेंट करके और देन फाइनली अब स्टेट से एक प्रेरणा मॉडल बन के बच्चों का कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है। मेरा म्यूनसिपल कमिश्नर का भी जो रोल था वो मैंने कानपुर में प्ले किया था। अगर और उस टाइम की अगर बात याद करूं तो कानपुर में हमने अर्बन फॉरेस्टेशन के मियावाकी फॉरेस्ट शुरू किए थे, जो कि अब कई साइट्स पे एक बहुत घने फॉरेस्ट के रूप में डेवलप हो गए हैं। इसके अतिरिक्त हमने यूपी का पहला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में स्काडा सिस्टम वहाँ पर किया था 5 वार्ड्स में, जो कि कैस्को के माध्यम से ऑपरेट हो रहा है। एक वर्ल्ड क्लास स्टेटमेंट जिसकी आरएफपी को लेके एक ऑल इंडिया मॉडल डेवलप किया गया, टीएसएच के नाम से वहाँ पे डेवलप हुआ। वेस्ट मैनेजमेंट में कानपुर का जो वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट था वो लगभग 8 साल से बंद पड़ रहा था, वहाँ पे कूड़े का अंबार लगा था, तो हमने 1 साल के में पूरे प्रयास करके उसको फिर से चलाया। पूरे 1500 टन के प्लांट 1500 टन के प्रोसेसिंग प्लांट को फिर से हमने वहाँ पर चलाया। और स्पेशली अगर मैं अपने ललितपुर के 1 साल के कार्यकाल की बात करूं तो जो चीज़ मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन देती है कि जो एक जो योजना चलती है सरकार की, बाल गृह में वो बच्चे होते हैं जो अपने घर से खो जाते हैं, कहीं मिल जाते हैं, फिर चाइल्ड लाइन के माध्यम से उनको यहाँ आके रखा जाता है। उसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो डेफ एंड डम्ब होते हैं, अपनी बात भी नहीं बता पाते हैं। तो हमने आधार की टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके उसमें उनका डेटाबेस बैक रन करके उनके घरों का पता लगाया, जिनका आधार उससे नहीं पता चल पाया, हमने एक्सटेंसिव रिसर्च करके उनका पता लगाया। तो वर्तमान में 26 बच्चों जो थे 1 साल पहले, अब सिर्फ 9 बच्चे यहाँ बच्चे हैं, बाकी बच्चों को हमने उनके परिवारों से मिला के वापस भेजा। तो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग वर्क। उसके अतिरिक्त क्योंकि इससे पहले स्मार्ट सिटी में एज सीईओ काम किया है मैंने कानपुर में, तो वहाँ का जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का एक्सपीरियंस था, तो उसको विलेज लेवल पर उतारने के लिए हमने एक मॉडल विलेज इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का बनाया, जहाँ पे विलेज लेवल पे 2 गाँव में हमने पीओसी किया कि एक ही जगह पे एक स्क्रीन पे गांव में सीसीटीवी, पीए सिस्टम, सीसीटीवी एआई इनेबल्ड पीए सिस्टम हम कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। हेल्थ एटीएम के साथ ई संजीवनी का प्लेटफॉर्म, ई विद्या का प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, और पूरे गांव में वाईफाई का नेटवर्क। ये करते हुए हमने सबको एक सर्विस पे इंटीग्रेट किया और एक कंट्रोल रूम बनाया। और इस इनिशिएटिव को जो हमने भारत सरकार को प्रेजेंट किया, तो उनकी एससीआई स्कीम है, हमें 15 गाँव में और इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने सराहा, और 15 गाँव में और इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने इसमें धनराशि अलॉट की है। चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। एक ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक स्कीम है भारत सरकार की, और उसमें ललितपुर में चंदेरी साड़ीज को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। तो जिला प्रशासन की कोई तैयारी इसके लिए या कोई रणनीति, कैसे आप ओडीओपी को प्रमोट कर रहे हैं? कि ललितपुर जिला चंदेरी से काफ़ी पास पड़ता है, और यहाँ का ओडीओपी प्रोडक्ट के रूप में हमारी एक मेजर यूनिट है जो चंदेरी साड़ीज़ की है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो उसकी हमें चेन्स आगे बढ़ानी है कि लोग उनसे जुड़े, और साथ साथ एक फॉरवर्ड लिंकेज हो सके कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वो अपना जो प्रोडक्ट है पूरे इंडिया और वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उस पर काम चल रहा है। एंड होपफुली एक ये जो इनिशिएटिव है, अगर आप जानते होंगे कि ओडीओपी का जो स्टेट का इनिशिएटिव था, इसको फिर पूरे इंडिया ने अडॉप्ट किया, तो उसके माध्यम से भी एक पॉवर्टी एलिवेशन का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल देने की कोशिश की गई है। तो ये थे अक्षय त्रिपाठी जी, ललितपुर के जिलाधिकारी। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आगे जिले की आवाज के अगले एपिसोड के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।